तो बेटे मैंने अभी आपको क्या करा दिया कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? हेलो, हाँ मैम जी। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाँ। होते हैं? ओके, चलिए अब देखते हैं बेटे कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। बेटे कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी होती हैं? अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था बेटे? हमने चार चीजें यहाँ पढ़ी हैं कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरी वाटर चाहिए, तीसरा क्लोरोफिल चाहिए और चौथा क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो ये चारों चीजें क्या हमारे लिए एसेंशियल प्रोसेस है। तो कंडीशन नेसेसरी क्या होगी हमारे पास बेटे कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ध्यान से देखना बेटे, लिविंग सेल में चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जैसे हमारे घर के बाहर की जो दीवार है, जो वॉल है, उसको हम ग्रीन पेंट कर दें। क्या करते हैं हम इसको? ग्रीन पेंट। ग्रीन पेंट कर दें और इसके ऊपर वाटर स्प्रेड कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड इसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। देखो ग्रीन भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके ऊपर सनलाइट भी आ रही है। और एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम ना क्लोरोफिल का पेस्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्लोरोफिल का पेस्ट। क्लोरोफिल का पेस्ट लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो बताइए यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी? नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे सेल्स नहीं है। नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, हमारा लिविंग थिंग नहीं है। तो ध्यान रखना बेटे, मैंने यहाँ पर क्लोरोफिल का पेस्ट ही लगाया है प्लांट से निकाल करके। लेकिन मेन जरूरी क्या है कि क्लोरोफिल कब काम करेगा? जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो एसेंशियल रॉ मटेरियल में हमारे पास ये चारों रॉ मटेरियल आ गए। इसको रीड करो बेटे, भूमिका रीड करो। Condition necessary for photosynthesis. Autotrophic nutrition. Presence of chlorophyll in living cell. Supply of water. Availability of sufficient sunlight to provide light energy. Sufficient supply of carbon dioxide. और पढ़ो बेटे। Essential raw material for photosynthesis. Carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. अब Carbon देखिए dioxide. एक It मिनट is होल्ड करो बेटे, एक मिनट रुको बेटे। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारा जो है फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं इसका ग्राफ that बेटे, एग्जाम में इस टाइप के ग्राफ आ जाते हैं कि जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये फोटोसिंथेसिस है बेटे। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस भी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये इनफाइनाइटली नहीं बढ़ेगी, ये एक जगह जाकर रुक जाएगी। मतलब क्या है, ऑप्टिमम इसकी आ जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी बढ़ा ले तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। इसीलिए आप देखोगे आजकल अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लेकिन इसलिए गर्मी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ इनफाइनाइट नहीं होता बेटे। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटे? वो स्टोमेटा के थ्रू आती है। स्टोमेटा क्या होते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? हमारी लीफ की सरफेस पे होते हैं। और कहाँ होते हैं बेटे? जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनकी भी सरफेस पे होते हैं। ध्यान रखना, ग्रीन स्टेम कौन से? जो हर्ब होती हैं, जो जिनको हम श्रब, जिनको हम क्या बोलते हैं? हर्बेशियस बोलते हैं। जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं उनकी सरफेस को। क्लियर और नॉट? हाँ मैम। अब देखिए वाटर। वाटर क्या होता है बेटे हमारे पास? ये भी एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है। वाटर बहुत जरूरी है। वाटर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, वाटर ज्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्या चाहिए हमको? ऑप्टिमल वाटर चाहिए। ध्यान रखना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, जैसे हम कभी क्या करते हैं बेटे, जैसे बाढ़ वगैरह आती है, खेतों में पानी आ जाता है तो फसल खराब हो जाती है, नहीं हो जाती है? हाँ।
या जैसे हम गमले में प्लांट हो तो उसमें बहुत सारा पानी डेली डाल दें तो कुछ दिनों में वो पौधा खराब हो जाता है, प्लांट खराब हो जाता है। ऐसा क्यों है कि बेटे पानी ज्यादा जब हम डालेंगे तो इसके अंदर जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि बेटे प्लांट्स को रूट के लिए एयर भी बहुत जरूरी होती है। जैसे हमने बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर निकाल दिया तो ये वाटर क्या करता है, उन होल्स में पेनिट्रेट कर जाता है और उसकी एयर को बाहर निकाल देता है। और बेटे जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो एयर को वाटर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जो सिर्फ एक्वाटिक प्लांट ही कर सकते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब पानी से। अदरवाइज जो नॉर्मल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो जमीन पे उगते हैं, वो सीधे एयर से लेते हैं जो कि सॉइल के बीच में होती है। तो इसलिए क्या है कि इनकी रूट्स खराब हो जाती हैं। रूट्स खराब होने की वजह से क्या होता है बेटे, प्लांट्स क्या करता है, मर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब प्लांट्स में पानी जाता कैसे है बेटे, इसको रूट्स होती हैं हमारी, ये जो रूट्स हैं बेटे, जैसे प्लांट है ये रूट्स हैं, इनमें जो है सॉइल के बीच में पानी रहता है, ये सॉइल के बीच में पानी ये रूट्स इसको अब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम सिस्टम के थ्रू ऊपर इसको पहुंचाती है। आप लोगों ने 9th में टिश्यू में जाइलम पढ़ा है, मैंने रिद्धि सिद्धि तुम लोगों को पढ़ाया था, भूमिका तुमने भी पढ़ा होगा, ठीक है? ध्यान रखना, पानी कम होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ये कम हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? रिद्धि पढ़ो। Essential raw materials for photosynthesis: carbon dioxide, chlorophyll, water, sunlight. Carbon dioxide. It is a gas which is released into atmosphere during respiration. Autotrophic plants, green plants, absorb carbon dioxide through stomata found on leaves and stem surfaces or green parts of the plant. The rate of photosynthesis increases with increase in carbon dioxide concentration up to a certain level. Water. It is an essential raw material. Plants absorb water from the soil with the help of root systems through the process of osmosis. This water is transported upward to the leaves through xylem vessels. This water then splits in presence of sunlight and chlorophyll. Too much of water is bad for the plant because the roots of the plant will be doomed, and too little water will make the roots of the plant dry. A shortage of water can slow or even stop photosynthesis. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, इसको हम फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? Photoreceptor. इसको हम फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये सनलाइट को बेटे एब्जॉर्ब करता है, उसको रिसेप्ट करता है, ठीक है? अभी मैंने आपको समझाया था कि ये क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। प्लांट्स हमारे ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। क्लियर है? हाँ। ठीक है बेटे, हमारे पास प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई है, एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वहां मिलता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और जो क्लोरोफिल ए और बी क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं प्लांट्स में। जितने भी क्लोरोफिल हैं, आपको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इनका मतलब मेन सबका काम क्या है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लियर? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसको फिर क्लोरोफिल क्या कर देगा, जो वाटर को स्प्लिट करके उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। और इसी एनर्जी के हेल्प से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस होगी, और यही सोलर एनर्जी क्या होगी बेटे, वो उसमें हमारी कार्बन फूड के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब सनलाइट देखिए बेटे, फोटोसिंथेसिस क्या है हमारे पास, सनलाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। ध्यान रखना, सनलाइट बढ़ने के साथ हमारी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन यहाँ भी इनफाइनाइट नहीं होगी। एक पीक आएगा जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट बढ़ने के साथ रुक जाएगी, बल्कि कम भी हो सकती है उस टाइम पर। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब बेटे ये फोटोसिंथेसिस को लाइट की इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन, तीनों चीजें इफेक्ट करती हैं। ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि दिन में कितने टाइम तक सनलाइट रहती है। जैसे सर्दियों में सनलाइट कम टाइम के लिए रहती है, गर्मियों में सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए रहती है, बरसात में डिपेंड करता है कि बरसात के ऊपर। ठीक है? इंटेंसिटी का मतलब क्या है बेटे,
बहुत ज्यादा तेज सनलाइट है या बहुत कम सनलाइट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यही सेम आपका क्वालिटी में आ जाता है। कभी कभी सनलाइट बहुत ज्यादा ऐसी होती है कि बर्निंग हो जाती है, प्लांट बर्न भी कर जाते हैं, होता है नहीं होता है। हाँ, अब बेटे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। यदि आप बेटे जब आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आई का, तो आप देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्पेक्ट्रम होता है, इसको कहते हैं विबग्योर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, विबग्योर। भूमिका 8th क्लास में हाँ, पढ़ा पढ़ा है है। कि नहीं? हम अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले। सनलाइट में होता है, सनलाइट में जिसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब इन 7 कलर्स की लाइट आपने रेनबो में देखी होंगी ना, तो ये 7 कलर की लाइट क्या होती है, हमारी रेनबो में होती है। ये हमारा सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है, या किसी भी व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है हमारा व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट सनलाइट भी हो सकती है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है। तो किसी भी व्हाइट लाइट में हमारा ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है बेटे। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर हुआ बेटे? जो लोअर हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, और जो हायर इंटेंसिटी होगी उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि कभी कभी लाइट के बढ़ने के साथ थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, एक पीक पे आकर के कम भी हो सकती है। क्लियर हुआ? जहां बेटे 10 हाँ, से 12 घंटे की लाइट होती है, वहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रहती है। आप ये देखिए बेटे, इसी ड्यूरेशन के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं। जैसे कुछ गर्मियों में हम लगाते हैं, कुछ सर्दियों में लगाते हैं, कुछ बरसात में लगाते हैं। तो ये सब लाइट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हमारी ये प्रोसेस होती है। बात समझ में आई नहीं आई मेरी? हाँ, मामा जी। अब सिद्धि तुम पढ़ो उसको। Chlorophyll. It is the main photosynthetic pigment. It is green in color. Green color of plants is due to the presence of chlorophyll. Chlorophyll is present in the green colored body called chloroplast inside the plant cells. There are different types of chlorophyll molecules like chlorophyll A, B, C, D, E, and bacteriochlorophyll. Chlorophyll A and B are the most common and found in all plants. They are photoreceptor molecules. They trap the solar energy and utilizes it in fixing CO2 and H2O as carbohydrates. Sunlight. Photosynthesis is a light-dependent process. Light affects the photosynthesis by its intensity, quality, and duration. Maximum photosynthesis occurs in the blue and red region of visible spectrum. Rate of photosynthesis increases at lower intensities of light and decreases at higher intensities. Rate of photosynthesis is highest in plants which get an average sunlight of 10 to 12 hours a day. ये बेटे तीनों को बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ मामा जी। Very good. अब देखिए बेटे, इसके अलावा भी हमको रॉ मटेरियल होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटे, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट भी होते हैं, विटामिन भी होती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। बनती कैसे हैं? तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है, ग्लूकोज, एंड बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ध्यान रखिए बेटे, जो फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होता है, ग्लूकोज क्या है, मेन प्रोडक्ट है, समझ में आया कि नहीं? और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या है, बाई प्रोडक्ट है। मतलब जरूर हमको जो है बाई प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो किसी मेन प्रोडक्ट के साथ बनता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट अलग से होती है। समझ में आया कि नहीं आया? उसका अलग से यूटिलाइजेशन होते हैं, उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा ग्लूकोज है। तो अब ये बाकी की जितनी भी चीजें बनती हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, वो सब कैसे बनते हैं बेटे? उसके बाद में बनते हैं ग्लूकोज की हेल्प से। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। तो देखिए, हमको अदर रॉ मटेरियल क्या चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट, प्लांट्स को करीब 15 टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जिसमें कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। वो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। तो बेटे जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम वगैरह बहुत सारे हमको यहाँ पर रोज ये हमको चाहिए। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटे? कि जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स बनाने में बेटे नाइट्रोजन का मेन रोल होता है। प्रोटीन में क्या क्या होते हैं हमारे पास?
प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आयरन हो गए, मैग्नीशियम हो गए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मेटल्स होती हैं, ये बेटे क्या करती है, हमारे प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती हैं। इनका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को प्रोवाइड करना। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है तुम लोगों तक? आ रही है। तो बेटे ये डिफरेंट मिनरल्स है हमारे पास, इनका काम क्या है बेटे, कलर्स को प्रोवाइड करना है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग में उनका हेल्प करेंगे। ये कहाँ से आएंगे, जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसी के साथ ही आ जाते हैं, जो कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। ये जब सॉइल के अंदर ये मिनरल रहते हैं तो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और पानी के साथ ही वाटर इनको क्या साथ ही क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब इनको कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, ध्यान रखना, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कि बेटे नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ये इन द फॉर्म ऑफ, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड्स है, या डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड होती है, इस फॉर्म में, या नाइट्रेट के फॉर्म में, इन फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होती है, तब जाकर के इसका यूटिलाइजेशन होता है। ये आपने 8th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी हुई है, तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ मामा जी। हाँ जी, भूमिका पढ़ो बेटे। हाँ मामा जी। Other raw materials: nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. These are needed for building their body. They are taken up from the soil along with water. Nitrogen is an essential element. It is used in the synthesis of protein and other compounds. Nitrogen is taken up by the plant in the form of inorganic nitrate or in the form of organic compounds, which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. अब आगे देखिए बेटे, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने ऑलरेडी आपको इसको स्टार्टिंग में बता दिया था, कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है ये आपको बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और कहाँ क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, हमारे सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। और तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मेन साइट, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, इसको हम किचन ऑफ प्लांट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, किचन। किचन में क्या बनता है, खाना बनता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल का किचन भी या प्लांट्स का किचन भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटे, क्लोरोफिल होता है। और मेनली क्या होती है, जो मीजोफिल सेल्स होती हैं बेटे, जो प्लांट की जो लीव्स होती है, इसके बेटे आप इसका डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम देखोगे आप, एक मिनट रुकिए, ये देखो बेटे, ये आप देख रहे हो मीजोफिल सेल्स। हाँ जी भूमिका। हाँ मामा जी। बेटा आप रिद्धि सिद्धि आप देख रहे हो, ये सेल्स होती हैं, ये सेल की सबसे ऊपर की लेयर होती है, ये सेल की सबसे नीचे की लेयर होती है। ये जो आप रेड जो देख रहे हो, ये क्या है, स्टोमेटा है बेटी। ये क्या है, होल होते हैं स्टोमेटा, नीचे की साइड पे सबसे ज्यादा होते हैं। और ये जो बीच में जो सेल्स हैं, इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक एक सेल में आप देखिए, मैं इसको थोड़ा इमेज निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं, ये हो गई, ये हो गई, जैसे यहाँ दूसरे सेक्शन में आप ये देख रहे हो, इस तरीके से। ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, आप इसमें इतने सारे डायग्राम देख रहे हो, ये सब क्या है हमारी, ये इसके मीजोफिल सेल्स के डायग्राम। तो यहाँ इनमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटे। एक सेल में ऑन एन एवरेज 100 से लेके 150 तक हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इन वन सेल, इन वन सेल। और एक जो हमारा जो लीफ होती है, उसके अंदर कम से कम हजारों सेल होती है। तो आप सोच सकते हो कि बेटे एक लीफ में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट, मतलब थाउजेंड्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जहां पर ये प्रोसेस हो रही होती है। मतलब थोड़ा 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 करके इतना सारा फूड हमारा बनता है। क्लियर और नॉट? हाँ मामा जी। तो बेटे ये पढ़ो बेटे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भूमिका पढ़ो। Site of photosynthesis. All green parts of plant contain chloroplasts. Chloroplasts are the main site of photosynthesis.
They are chlorophyll containing cell organelles found only in plants. Chloroplasts occur mainly in the mesophyll cell of leaves. These cells contain more chlorophyll than other plant cells. A typical photosynthetic cell or mesophyll cell of a green leaf may contain 100 or more tiny chloroplasts in it, and a whole leaf may contain thousands of mesophyll cells. बेटे जब थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल सोर्स होती है तो आप समझिए कितने सारे क्लोरोप्लास्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। अब आगे देखिए बेटे, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया था, इट इज द ओनली इवेंट ऑन द अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। जो हमारे यहाँ पर लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही है। क्यों? पहली चीज तो क्या है कि सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इससे हर ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है? फूड मिलता है। इसके अलावा बेटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है बेटे? एक बैलेंस क्रिएट होता है। सोलर एनर्जी को जो कि कन्वर्ट करती है, तो सोलर एनर्जी का इफेक्ट भी कम होता है अर्थ पर आते आते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। क्लियर और नॉट? पढ़िए इसको। हाँ। रिद्धि पढ़ो। Importance of photosynthesis. A. It is the most important natural process which sustains life on Earth and human existence. B. This process is unique to green and other autotrophic plants. It synthesizes organic food from inorganic raw materials. It converts radiant or solar energy into chemical energy. The products provide energy to all organisms to carry out life activities. It is the only known method by which oxygen is added to the atmosphere to compensate for oxygen loss in respiration of organisms and burning organic fuels. वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, अब हम बात करते हैं बेटे स्टोमेटा की। स्टोमेटा कहाँ करते हैं बेसिकली बेटे? ये लीफ की सरफेस के ऊपर एक, ये आप देखो ये बेटे डायग्राम दिया हुआ है मैंने। जैसे लीफ की सरफेस है, इसका हमने इतना पोर्शन ले लिया है, इस पोर्शन का डायग्राम मैग्नीफाई करके दिखाया। देख रहे हो ये वाले छेद, ये होल हैं, ये होल हैं, ये देख रहे हो मैंने जो सर्कल किए हैं ये? हाँ जी, कहाँ है? हमारे भाई आंसर तो दे दिया करो। ये क्या है बेसिकली? ये क्या है हमारे पास बेटे? स्टोमेटा होते हैं। सिंगुलर को स्टोमेटा बोलते हैं और प्लूरल को बोलते हैं स्टोमा। क्लियर और नॉट? हाँ मामा जी। हाँ। तो बेटे स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हमको दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स है। अब इनकी आप, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अब आप इनकी बेटे जो है इनकी स्ट्रक्चर देखिएगा। जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे आप जो है बेटे यहाँ पर ये, तो ये जो है हमारे पास, जैसे ये बेटे एक सेल है, ये सेल क्या होती है? बीन शेप होती है। क्या होती है ये बीन शेप सेल होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड। इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ध्यान रखना बेटे, ये जो हमारी ये जो मैंने आपको दिखाई थी, एक मिनट में आपको दोबारा से यहाँ दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये आप देखिए बेटे, ये आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये इसकी एपिडर्मिस लेयर होती है, इसकी एपिडर्मिस लेयर होती है। ये मतलब अपर और लोअर लेयर्स हो गई। इनके छेद ये जो है बेसिकली जो एपिडर्मल लेयर्स होती है बेटे, इसमें कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सिर्फ हमारे पास ये जो स्टोमेटा होते हैं, सिर्फ उसी के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। बात समझ में आया नहीं आया? हाँ मामा। तो ये बेसिकली क्या है कि बेटे जो एपिडर्मल सेल होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ जो गार्ड सेल होती हैं स्टोमेटा की, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, और इसके चारों तरफ ये हमारी एपिडर्मिस वाली सेल होती है। ये एपिडर्मल सेल से बेटे वो होता है। ये आपको डायग्राम इस तरीके से बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, वो मैंने आगे भी दिया हुआ है। देखिए इसका फंक्शन क्या है बेसिकली बेटे, इसका स्टोमेटा का, ये जो होल है इसके थ्रू बेटे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द नीड। ऑक्सीजन भी अंदर बाहर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। वाटर भी इसमें बाहर जाता है। ध्यान रखना, इसके थ्रू वाटर कभी भी अंदर नहीं आएगा। वाटर सिर्फ क्या होगा? बाहर ही जाना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन हम इसको बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? है
मतलब क्या है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, मतलब बाहर या अंदर डिपेंडिंग ऑन द नीड। लेकिन वाटर एक बार बाहर जाना है तो ये भी हमारा स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। जब बेटे वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए बेटे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती कैसे है कि जब बेटे स्टोमेटा को ओपन होना है, जैसे अभी देखिए बेटे क्लोज है स्टोमेटा, क्या है ये, स्टोमेटा क्लोज है, तो मतलब क्या है, इसमें पानी बाहर जा चुका है, लूज वाटर। जैसे ये वाटर को लूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो क्या होंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी ये बेटे जो है, और ये क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। और जैसे ही इसमें पानी अंदर आएगा बेटे तो एकदम से वो टाइट हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, उसको कहते हैं टर्जिड सेल्स। टर्जिड सेल्स होने से क्या होगा, एकदम से ये थोड़ा फूल जाएंगी और इससे क्या होगा, बीच में होल बन जाएगा। इस होल को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पोर। तो मतलब क्या है बेटे, क्लोज करने में और ओपन करने में कौन हेल्प करता है, वाटर। वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा, कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए बेटे ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स हैं, ये बगल में जो एपिडर्मल सेल्स है इनके अंदर वाटर है, तो ये इधर वाटर हमारा अंदर इससे आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा। और जैसे ही इसके अंदर वाटर आएगा तो ये टर्जिड हो जाएंगी। टर्जिड होने की वजह से क्या होगा, ये एकदम से टाइट होंगी, और टाइट होने से क्या होगा, ये होल इसका ओपन हो जाएगा, और ये हमारा इसको हम कहते हैं ओपन इंस्ट्रूमेंटल। जब बेटे हमें जरूरत नहीं है, मान लीजिए हमें जैसे प्लांट को बेटे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोई एक्सचेंज नहीं करना है, या वाटर उसके पास कम है, तो क्या करेगा, अब ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से लूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, लूज होने की वजह से क्या होंगी, ये फ्लैसिड हो जाएंगी। फ्लैसिड होने से क्या होगा, थोड़ी ढीली पड़ जाएंगी और ये बंद हो जाएंगी इस तरीके। तो मतलब क्या है बेटे, वाटर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ हेलो, मामा। हाँ मामा जी आ गई। हाँ मामा। कैसे देखिए बेटे, जो हमारी एक तो होती है ब्रॉड लीफ और एक होती है नैरो लीफ। देखे होंगे ना, कुछ पत्तियां बहुत नैरो होती है, कुछ पत्तियां होती है बहुत ब्रॉड। जो ब्रॉड लीफ प्लांट होती है उनमें नीचे की सरफेस पे सबसे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि उनकी ऊपर की सरफेस सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। बात समझ में आया कि नहीं? तो नीचे की सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, जिससे पानी का एवेपोरेशन कम हो। जो नैरो लीफ प्लांट होती हैं उनमें दोनों सरफेस पे होते हैं। ध्यान रखना बेटे, जो ब्रॉड लीफ प्लांट होंगे वो ऐसे होंगे, और जो नैरो लीफ हमेशा ऐसे रखी होगी, लेकिन दोनों सरफेस एक जैसी जो कांटेक्ट में रहती है उसके जो है सनलाइट। तो जो नैरो लीफ प्लांट है बेटे उनमें दोनों साइड पे होते हैं, और जो ब्रॉड लीफ प्लांट में होते हैं लोअर सरफेस पे। इसके अलावा जो ग्रीन स्टेम होते हैं, जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, जिनको हम हर्बेशियस स्टेम्स बोलते हैं, उनमें भी स्टोमेटा मिलते हैं। लेकिन जो ट्री होते हैं बेटे, क्या होते हैं, जो ट्री होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं मिलते, उनमें लेंटी सेल्स मिलते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उनमें स्टोमेटा स्टेम में नहीं मिलते। क्लियर आया ना? हाँ मामा जी। और जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जो प्लांट पानी में रहते हैं, वो तो जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व है, वो उसी को यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। क्लियर? पढ़ो बेटे, सिद्धि पढ़ो। Stomata. There are tiny pores present on the surface of the leaf of plant. Each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells. Function massive amounts of gaseous exchange take place between the plants and the atmosphere through these pores. For the purpose of photosynthesis, gaseous exchange means CO2 in and O2 out. Also, large amount of water is lost throughout these pores by transpiration. Sometimes gaseous exchange also occurs across the surface of roots, stems, and leaves as well. Opening and closing of stomatal pore mechanism. It is the function of guard cells. When water flows into the guard cells, they swell, become curved, bean shaped, and cause stomatal pore to open. When the guard cells lose water, they shrink, become straight, and close the stomatal pore. As a large amount of water can be lost through these pores, plants close these pores when it does not need CO2 for photosynthesis to conserve water. In most broad-leaved plants, the stomata occur only in the lower surface of leaves. The
कीमोसिंथेसिस क्या बताया मैंने? कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया में फोटोट्रॉप्स, अच्छा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है बेटे कि फोटोट्रॉप क्या करते हैं बेटे, सनलाइट की हेल्प से करते हैं। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है और ग्लूकोज जो है वो अलग दूसरे मटेरियल्स को यूज करने करते हैं। कीमोट्रॉप क्या होते हैं बेटे, ये जो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करके जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बेटे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटे पढ़ो इसको। Phototrophs. The organisms capable of making food of their own with the help of sunlight are termed phototrophs. They retain glucose to prepare other organic materials from it and release oxygen as byproduct. Chemotrophs and chemosynthesis. Some bacteria capture energy released during oxidation of inorganic chemical substances and prepare organic food. They are known as chemotrophs and the process is known as chemosynthesis. कीमो। ओके, Okay. अब देखिए इसके बाद आते हैं बेटे हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। जो हमने अभी बात की थी बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, हमने बात की थी सनलाइट नेसेसरी है, हमने बात की थी क्लोरोफिल नेसेसरी है, हमने बात की थी वाटर नेसेसरी है। तो आपको इनमें से 3 का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको, जिसमें शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, इसमें आपको शो करना है सनलाइट नेसेसरी है, इसमें आपको शो करना है कि इसमें जो है हमको क्लोरोफिल नेसेसरी है। देखिए कोई भी बेटे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले हमको प्लांट को डी-स्टार्च करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? डी-स्टार्च। डी-स्टार्च का मीनिंग क्या है बेटे? जब प्लांट ऑलरेडी है तो उसकी लीव्स में स्टार्च रहता है, तो जब उसकी लीव्स में स्टार्च होगा तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, डी-स्टार्चिंग करने के लिए हम उसको पहले 3-4 दिन डार्क में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? डार्क में फॉर 3 to 4 डेज रख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो इससे क्या होगा कि प्लांट क्या करता है, क्योंकि प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसको तो एनर्जी की जरूरत है, तो जितना भी उसका स्टोर्ड फूड होगा सारा यूज कर लेगा। उस डी स्टार्चिंग को करने के बाद फिर हम जो है इसको हम यूज करेंगे उसके लिए। तो देखिए हमें ये बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमें पहले करना है स्टार्चिंग, डी स्टार्चिंग, और मैं जो है सनलाइट का करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे क्लोरोफिल का, फिर उसके बाद हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये नेक्स्ट क्लास के हम टॉपिक इसको हम रखते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, अब ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ चलिए ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।